स्टार्ट करिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट हो, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है और मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो सबसे पहले हम देखते हैं कि 9वीं तक तो कुछ हमारे बेसिक टॉपिक थे, उन लोगों को हमने पढ़ा है। उन जो टॉपिक से संबंधित जो बातें थी, मानव संबंधित थी तो कुछ और जाति से संबंधित टॉपिक तो उन चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन 9th वाली जो साइंस है ना, उसकी तुलना में 10th वाली साइंस थोड़ा अलग प्रकार की कई बातें हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। अब उससे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान होता है। पहले विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी ग्रहण करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान विषय हमारे जीवन में कैसे आया, हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम आगे जाकर क्या काम आएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं विज्ञान। तो ये सब चीज़ों का हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। आज तक हमको ये पता नहीं चला है कि 9th तक जो पढ़ा है उन चीज़ों को हमने स्कूल में पढ़ा है, घर जाकर के पढ़ा है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं समझा कि विज्ञान हमारे जीवन में काम कैसे आता है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान है कैसे, ठीक है ना। देखो आपकी जो विज्ञान है किताब, उसके अंदर विज्ञान संबंध पहले हम देखेंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान होता है कि जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति। तो प्रकृति के क्रमबद्ध जो प्रकृति में जितनी सारी चीजें होती है, उन सभी चीजों का हम क्रमबद्ध रूप से, मतलब एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित समझाएंगे। पहले परिभाषा देते हैं और उसके बाद समझाएंगे विज्ञान मतलब क्या होता है। प्रकृति क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित अर्जित ज्ञान को, अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। देखो जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, प्रकृति क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उन सभी प्रकाश है, विद्युत ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे चारों तरफ। तो उन चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसी चीज को, उस भाषा को, उस ज्ञान को जो इकट्ठा किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए मेरे शरीर की बात करूंगा, तो मेरे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, उनको मैं समझ रहा हूँ, उनको मैं पढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा जो दिमाग में जो ज्ञान ग्रहण किया है, वही क्या है, मेरा एक विज्ञान, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 10वीं क्लास के अंदर जो विज्ञान है, उसके अंदर किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ दिए गए हैं। अभी आपको पता नहीं है कि विज्ञान में कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी 10वीं क्लास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 10वीं क्लास में विज्ञान है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जो आपकी विज्ञान 10वीं क्लास में, ठीक है ना, उसके कुछ भाग है जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो आप जैसे विज्ञान को स्टार्ट करोगे शुरुआत में, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ोगे, जीव विज्ञान पढ़ोगे, गणित बायोलॉजी। जीव विज्ञान में क्या होता है कि हमारे जीवों से संबंधित जितनी सारी क्रियाएं होती है, जितनी सारा ज्ञान होता है, हम देखते हैं जीवों में जो क्रियाएं, उन सभी चीजों को किसमें पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। पहले चीज पे पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद में जो इसके जस्ट आगे वाला जो हिस्सा है विज्ञान का, जो आपके 10th की बुक के अंदर दिया गया है, वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, समझ दो बात हो गई। फिर इसके बाद में रसायन विज्ञान क्या पढ़ने की उस बात समझो कि जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। जो रसायन केमिकल देखते हैं, हम क्रियाओं को पढ़ते हैं, अभिक्रियाएं होती है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन होते हैं, बर्फ का पानी में बनना, फिर पानी से बर्फ में बनना, इतनी सारी जो क्रियाएं पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो अगले वाला जो हिस्सा स्टार्ट होगा वो होगा भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ाया जाएगा,
भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। समझ में आया? अब भौतिक विज्ञान क्या होती है? भौतिक विज्ञान होती है कि जो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होती है, भौतिक का मतलब होता है जो हम हकीकत में देखते हैं। आप मेरे को देख रहे हो, मैं यहाँ भौतिक रूप से खड़ा, जो वास्तविक जो हमारी आंखें देखती है ना, आंखें देखती है वो भौतिक चीज होती है। तो जो आंखें में देखा हमारे चारों तरफ वस्तुएं जो गति करती है, ठीक है ना, चलती है, उनके प्रकाश है, विद्युत है, कार्य है, ऊर्जा, शक्ति, उन सभी चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, बहुत अच्छी चीज विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब इसके बाद जो अगले वाला हिस्सा है हमारा विज्ञान का, ठीक है ना, उसको देखो। उसमें हम पढ़ेंगे कृषि संबंधी, जैसे मान लो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों संबंधित, जैसे मछली पालन है, मुर्गी पालन है, ठीक है ना, और भी जैसे अलग अलग पेड़ों के कौन कौन से वैज्ञानिक नाम है, उन चीजों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। वनस्पति का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं ना, जिनसे हम बहुत सारी चीजें औषधि प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक गेहूं का पौधा होता है, इससे क्या मिलता है? अनाज मिलता है, उसे खाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अनाज हमने ग्रहण किया, तो वो गेहूं का पौधा किस प्रकार तैयार होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टमाटर होता है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आता है? सागवान का पेड़ है, ठीक है। उन चीजों संबंध किसे हम पढ़ेंगे? वो जो वनस्पति है, तो वनस्पति हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे जो हमको कुछ न कुछ देते हैं, ठीक है ना, उसको किसे हम पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे वाला एक और हिस्सा है, इसको बोलेंगे अपना खगोलिकी विज्ञान। अब खगोलिकी विज्ञान क्या है? खगोलिकी विज्ञान का मतलब होता है कि जो हमारे चारों तरफ जो पृथ्वी है, ठीक है ना, जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इतने सारे तारे, ग्रह, बहुत सारे प्रकार के आकाश गंगाएं उपस्थित है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को किसमें पढ़ेंगे? इस वाले से, लास्ट वाले से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रकाश संबंधी बातें पढ़ी होगी, सूर्य होता है, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, पढ़ा होगा। तो 9th में जो साइंस पढ़ी हुई आपने, उसमें लास्ट वाले पार्टों में पंचांग पढ़े होंगे, नक्षत्र पढ़े होंगे, पढ़ा है, पृथ्वी, सूर्य ग्रहण पढ़े ना आप लोगों ने। तो किसके अंदर अब हम 10th वाले साइंस में पढ़ेंगे? खगोलिकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कितने भाग हैं आपके विज्ञान? 1 2 3 4 और 5 इसमें बटे हुए हैं। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हिस्सा होगा मैं जो पढ़ाऊंगा वो होगा यहाँ से, कहाँ से पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। ये पार्ट क्या है? ये जो हिस्सा है विज्ञान का, ये थोड़ा लेंथी है, लंबा है, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। वो टाइम को धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम धीरे धीरे इसकी पूरी बातों को पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आज हम आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कौन सा सब पढ़ेंगे हम? भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं भौतिक विज्ञान। समझ में आया? अब भौतिक विज्ञान जो हिस्सा है भौतिक विज्ञान का, उसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट हैं? 3। जो 3 पार्ट है उसमें से सबसे जो पहला पार्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलेंगे? लाइट। आपको इंग्लिश वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल क्या है, एक पार्ट प्रकाश है। फिर इसके बाद में अगले वाला जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में विद्युत करंट, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर का जो पार्ट आएगा, इसका आगे वाला जो पार्ट आएगा वो उसमें पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? कितनी बातें पढ़ेंगे? 3 चीज। जो भौतिक विज्ञान है उसके अंदर कितने भाग है? प्रकाश वाला पार्ट एक आपको दिया होगा, घर जाकर के देखना। एक विद्युत आ रहा है, फिर एक कार्य, ऊर्जा और शक्ति,
3 हिस्से हो गए। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रकाश को पढ़ेंगे, फिर इसको इसके पास आएंगे, फिर इसके बाद आएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को केवल समझना है ना, यहाँ बैठ कर समझोगे ना सारी चीजें समझ में आएगी यहाँ पे। तो प्रकाश क्या होता है पहले इसको देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश को बोलते हैं लाइट। प्रकाश के बारे में हम सबसे पहले बात करें कि हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ज्यादा महत्व है। किसका महत्व? प्रकाश। अब वो कैसे? वो ऐसे होगा कि हमारे चारों ओर जितनी सारी चीजों को, जितनी सारी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, वो एक प्रकाश की उपस्थिति में ही हम देखते हैं, ठीक है ना। अगर इस रूम के अंदर, अब यहाँ पे मैं अगर इस रूम की बात करूं, तो अगर यह प्रकाश नहीं हो ना, प्रकाश नहीं है, तो आप न तो मेरे को देख सकते हो, ना मैं आपको देख सकता हूं, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में काम हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में ही काम हो रहा है। अगर मैं से प्रकाश अगर बिल्कुल बंद कर दूं, अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरे में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं क्या? हम क्रियाएं नहीं कर सकते। हालांकि हलचल तो होगा, लेकिन जितने सारे खाना पीना उठना बैठना, आप मेरे को देखते हो, मैं आपको देखता हूँ, कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, पूरे विज्ञान का सिस्टम खत्म हो गया अगर प्रकाश नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हमको प्रकाश मिलता है कहां से? मिलता है सूर्य से। कहां से मिलता है? सूर्य से। जो सूर्य है प्रकृति में, वो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है ना। हमको सबसे ज्यादा प्रकाश देखने कहां से मिलता है? सूर्य से प्रकाश आता है और हम उसकी उपस्थिति में हमारी क्रियाओं को करते हैं। एक बात और है कि प्रकृति में जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वो भी कौन सा है? सूर्य। हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। अब बात समझ आई प्रकाश क्या? अब हम इसको और समझते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं कि प्रकाश को अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब प्रकाश देखो, ऐसा दृश्यमान माध्यम, हमारे चारों ओर एक ऐसा दृश्यमान माध्यम जिसकी उपस्थिति देख पाते हैं एक दूसरे को। एक माध्यम ही तो है वो। दृश्यमान का मतलब होता है जो दिखाई, जो उसकी उपस्थिति में हमको दिखता है, ठीक है ना। ऐसा दृश्यमान माध्यम जिसकी उपस्थिति में हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऐसे माध्यम को प्रकाश कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश कहते। समझाऊंगा इसके डेफिनेशन क्या सिस्टम है। ऐसा दृश्यमान, आपके और मेरे बीच में क्या है? एक दिखाई देने वाला प्रकाश है। ऐसा दृश्यमान माध्यम, एक माध्यमिक प्रकाश जिसकी उपस्थिति में, ये प्रकाश उपस्थिति में आप मेरे को देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक है ना। जिसकी उपस्थिति में हमारे चारों की वस्तुओं को देख पाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं, उस माध्यम क्या बोलेंगे? प्रकाश तो बोलेंगे। और वैसे समझने की बात तो ये है कि हमारे जो इस सेक्शन से यहाँ क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, उधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, और हम चारों ओर की वस्तुओं को आप आसानी से देख पाते हैं। वही है प्रकाश है, ठीक है ना। अब प्रकाश की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है प्रकाश, ठीक है ना। उनको हम व्यवहार को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात होती है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है?
सीधी रेखा में गमन करता है। अब सीधी रेखा का मतलब क्या हो सीधी रेखा का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई अंधेरे में एक प्रकाश का स्रोत प्रकाश उत्पन्न कर दूं यहाँ पे, और मैं इसको एक सीध में ही देख सकता हूँ। बिल्कुल प्रकाश एक सीधी रेखा में रेखा होती है इस प्रकार से बिल्कुल सीधी, तो इस रेखा पर ही गमन करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने बैटरी जला दी और बाहर लगा के देख रहे हो तो कुछ वस्तु दिखाई दे, ऐसे होगा क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। देख ले, देखो कैसे हमने क्या किया कि 3 गत्ते लिए। कितने गत्ते लिए? 3। एक हमने गत्ता लिया, उसको तो मैंने यहां लगा दिया, इस देखो इस प्रकार से मैंने गत्ता ले लिया और मैंने एक गत्ते को मैंने इसकी जगह पे यहां ऐसे लगा दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे गत्ता लगा दिया, एक गत्ता मैंने यहाँ पे लगा दिया इस जगह पे ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने एक गत्ता यहाँ पे लगा दिया और मैंने एक गत्ता इस जगह पे लगा दिया। कितने लगाए? 3 लगाए। वैसे 2 से तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने किसी एक धरातल पर इस प्रकार से लगा दिया और एक मैंने छोटा सा दृश्य के अंदर कर दिया और एक छोटा सा चित्र मैंने इसके अंदर कर दिया। ये क्या है? इसके अंदर होल है, छिद्र है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस तरफ यहाँ पे मैंने कोई प्रकाश का स्रोत लगा दिया यहाँ पे। अब प्रकाश का स्रोत में आम भाषा में मोमबत्ती ले लेंगे, चलो ठीक है। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एक मोमबत्ती रख देते हैं और मोमबत्ती रख दी और हमने मोमबत्ती को यहाँ पे जला दिया। क्या कर दिया? हमने मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती जले तो प्रकाश को जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से प्रकाश इधर जाएगा इसमें से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश जाएगा इधर से, तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता हुआ आएगा। ऐसे कैसे आएगा? तो इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे इसमें आंख ऐसा मान लो, ऐसे मान लो, ये एक नेत्र ऐसा मान लिया एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ से मैं देखूंगा इसको मोमबत्ती को, क्या दोनों सीधी रेखा में दिखेगी? देखिए मोमबत्ती की लो, ये मोमबत्ती की जो लो है वो मैं यहाँ से देखूंगा, बोलो दिखेगी? दिखेगी ना आसानी से। अब मैंने क्या किया, इस गत्ते को यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको नीचे की ओर खिसका दिया। क्या खिसका दिया? नीचे की ओर। अब ये जो होल है वो इसके सेंटर में नहीं है। ये होल क्या होगा? गत्ते को नीचे खिसकाते ही गत्ता नीचे चला गया। अब गत्ता नीचे जाएगा तो क्या मोमबत्ती की लो हमें दिखाई देगी? हमें मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देगी। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। समझ में? ठीक है ना, हमने प्रयोग करके देख लिया। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं नली ली, क्या ली? नली जानते हो? पाइप पाइप का नली ले ली मैंने, एक बिल्कुल मैंने सीधी नली ले ली और मैंने उधर रखी मोमबत्ती को मैंने देखा नली से, ठीक है। अब मैं नली को देखूंगा तो नली में से मोमबत्ती की लो मेरे को दिखाई दे जाएगी। अब मैं नली को एक बेवकूफ की तरह मोड़ दिया, ठीक है। अब मोमबत्ती की लो को देख रहा हूँ, क्या मेरे को दिख पाए? क्यों नहीं दिखी? क्या कारण है इसका? तो नहीं दिखी। उसका कारण यही है कि मोमबत्ती की लो हमें इसलिए दिखाई नहीं देती कि प्रकाश की एक प्रकृति होती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते। समझ में आया? अगर ये ऐसा नहीं होता, सीधी रेखा में गमन नहीं करता, तो क्या होता? बताऊं क्या? या लाल लाइन जोड़ देते या किसी बल्ब को जला देते हैं और 2 4 5 कमरे में आगे लगा के वहां पे एक पाइप लगा देते और पाइप से प्रकाश उधर ले जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। कुल बात समझ आई नहीं? पहले से क्या पढ़ी पढ़ने? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? ऐसा दृश्यमान माध्यम जिसकी उपस्थिति में हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऐसे माध्यम को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश में एक खासियत होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। समझ में आया? अब इसमें एक और बात होती है, वो समझ जाना। देखो एक चीज और है कि प्रकाश की जो प्रकृति है एक और, वो द्वैत प्रकृति होती है। कैसी होती है? द्वैत प्रकृति
सॉरी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। और द्वैत प्रकृति का मतलब होता है दोहरी। ये द्वैत का मतलब क्या दोहरी होती है। दोहरी मतलब दो प्रकार से। जैसे हमारे पास में सूर्य से प्रकाश आता है ना, वो प्रकाश हमेशा दोहरी प्रकृति में आता है। अब दोहरी प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रकाश आता है सूर्य से वो अपनी प्रकृति के अनुसार वो कई बार तो तरंग के रूप में आता है। किस रूप में आता है? तरंग के रूप में। ये तरंग समझ। और एक जो प्रकाश की प्रकृति होती है सूर्य से आता है वो होता है कणीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? कणीय। कणीय का मतलब ये होता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो एक कण के रूप में आता है। कण के रूप में कैसे? एक बंडल बोल सकते हैं, पैकेट बोल सकते हैं इसको। ये बिस्किट का पैकेट होता है ना, उस प्रकार से ऐसा बंडल आएगा और इस प्रकार से एक ऐसा आएगा। अब ऐसा नहीं कि बंडल एक बिस्किट पैकेट की तरह हमारे पास आ गया, हम उठाकर इसको रख लीजिए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। एक प्रकृति होती है, तरंग के रूप में भी आता है प्रकाश, और दूसरी प्रकृति होती है एक कणीय रूप में होती है, कणीय प्रकृति होती है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है ना। कभी प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो कभी प्रकाश कैसा व्यवहार करता है? कणीय रूप में व्यवहार करता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। अब इसकी और अगर हम चर्चा करें आगे तो हमारे केवल 10वीं क्लास में इतना ही दिया है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है। अगर इस विस्तार से देखें हम 11वीं क्लास में जाकर उसको देखेंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। प्रकाश कितनी प्रकृति बताई मैंने आपको? दो। कौन कौन सी? प्रकाश सीधे का निर्माण करता है और प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। समझ में? अब दूसरी बात एक और हम देखते हैं। जैसे मैंने सोच लिया, चलो ठीक है सर हमने दो प्रकृति देख ली, लेकिन हमने एक बात और देखी प्रकाश में। वो कैसे देखी? कि जब प्रकाश होता है हमारे चारों ओर तो प्रकाश की उपस्थिति में छाया का निर्माण होता है। क्या आप लोग देख रहे हैं? जब प्रकाश नहीं होता है तब क्या छाया बनती है? मेरी छाया बन जाएगी तो मैं यहाँ प्रकाश नहीं होगा, नहीं बनेगी ना। अगर मैं यहाँ चारों तरफ प्रकाश है, ऊपर से कोई स्रोत से मेरे ऊपर प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु के ऊपर किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो उस वस्तु की छाया बनना निश्चित है। उसकी छाया अवश्य बनेगी। ठीक है। अब वो छाया क्यों बनती है? तुम लोगों को बताएं छाया कैसे बनती है। देखो इतनी बात है समझ में? देखो प्रकाश की उपस्थिति में अगली बात हम पढ़ेंगे। प्रकाश की अगला बिंदु है इसका, प्रकाश की उपस्थिति में छाया का बनना। छाया का बनना। जब प्रकाश होगा तभी हमारी छाया बने। आप धूप में जा रहे हो, तेज धूप पड़ रही है, कम है, हल्की है, तब भी हमारी छाया बनेगी। अब आप एक मेरे साथ एक क्वेश्चन करोगे, सर हम तो रूम के अंदर बैठे हैं, यहाँ भी तो प्रकाश है लेकिन हमारी कोई छाया नहीं बनती। बन रही है लेकिन हल्के प्रकाश की वजह से आपकी छाया भी हल्की नजर आ रही है। आपको बन तो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनती। चाहे प्रकाश कितना ही मात्रा में आए, उसकी उपस्थिति में हमारी छाया किसी वस्तु की छाया बनना निश्चित है। समझ गए? अब छाया कैसे बनती है उस बात को समझो। देखो जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे कोई दर डाला था और इस जगह से मैंने किसी एक बल्ब को लगा दिया। क्या लगाया? मैं यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं, प्रकाश का स्रोत। जानते हैं स्रोत? क्योंकि ऐसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसको मैंने किसी दृढ़ आधार से लटका रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? एक वस्तु रखी। एक वस्तु रख सकता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक किसी छड़ को रख दिया। यहाँ पे क्या रख दी मैंने? इसको मान लेते हैं वस्तु। एक वस्तु रख दी। अब ऊपर से प्रकाश आएगा, ऊपर से प्रकाश नीचे की ओर आएगा, तो ये प्रकाश आते टाइम पे
अगर मैं यहाँ पे इससे फर्श ले लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, फर्श, एक फर्श है, तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो इस प्रकार से प्रकाश गिरेगा ऐसे, मतलब गिरेगा नहीं गिरेगा, आएगा ना प्रकाश। ऐसा थोड़ी प्रकाश ऐसे अगर इसके नीचे घुस जाएगा, ऐसा होता है नहीं होता, क्यों नहीं होता? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कौन सी प्रकृति होती है प्रकाश की, सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश क्या जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर इस तरह प्रकाश आएगा तो इस तरह ऐसे जाएगा, इधर प्रकाश ऐसे जाएगा। तो हमने देखा कि इस वस्तु के ऊपर प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, लेकिन जब वस्तु उसके नीचे क्या बन जाएगी, इसकी बिल्कुल छाया का निर्माण हो जाएगा। इसके नीचे क्या बनेगी, इसकी छाया बन जाएगी। हम इस बात को समझना चाह रहे हैं कि इस छाया का निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से छाया का, इस वस्तु का छाया का निर्माण हुआ। ऐसी क्या बात है, प्रकाश की उपस्थिति में से क्यों हो रहा है, हमें ऐसे इसी प्रकार से पूरे साइंस को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हुआ, सुनो ध्यान से, कि यहां से जो प्रकाश आया है, इस प्रकाश का जब इस वस्तु के ऊपर आपतन हुआ, इसके ऊपर जब प्रकाश गिरा, तो इस वस्तु में आने वाली जो प्रकाश की किरण थी, कुछ किरणें तो यहां से टकरा करके वापिस उनका परावर्तन हो गया, कुछ किरणों, समझ में आया, कुछ किरणें टकराई और चली, कुछ किरणों का इसने अवशोषण कर लिया, कुछ किरणों का इसने क्या किया है, अवशोषण किया है, समझ गए। और कुछ किरणें जहां पे इसका परावर्तन हुआ है, कुछ किरणों का अवशोषण हुआ है और कुछ किरणों का अपवर्तन हुआ है, समझ गए ना। कितनी बातें होती है इसके ऊपर, एक तो होता है परावर्तन हुआ, एक परावर्तन हुआ, कुछ किरणों का वस्तु के द्वारा अवशोषण हुआ, समझ गए, और कुछ किरणों का अपवर्तन हुआ। क्या हुआ है, अपवर्तन। सबसे ज्यादा परावर्तन होता है, अवशोषण होता है, कुछ नगण्य, कुछ बहुत कम, बहुत रेयर केस में अपवर्तन होता है, ठीक है। तो प्रकाश आया, उसका परावर्तन के ऊपर प्रकाश किरण चलेगी, अवशोषण किरणों को सोखले इसके अंदर चलेगी वस्तु के अंदर, ठीक है, इसने जानने की यही रोकली इसके अंदर, ठीक है। और उसका अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होगा सीधी थी, किसी एंगल से इसको मोड़ दिया, तो यहाँ पर तो प्रकाश किरण रहेगी क्या, इसके वस्तु के जस्ट इसकी सीधी में प्रकाश की किरण नहीं रहेगी। तो यहाँ प्रकाश की किरण नहीं आएगी तो ऐसे जगह क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से वस्तु क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। अब हम लिखेंगे कैसे, इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, समझ आ गया। एक बार दोबारा देखो, हो क्या रहा है कि जब किसी स्रोत से किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश आपतित होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो वस्तु है, ये प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है, अपवर्तन होता है और अवशोषण होता है। कितनी चीजें होती है, 3, समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, यहां पे ये बिल्कुल सीधे चल जाएगा, इसके नीचे प्रकाश नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाता प्रकाश, कारण क्या है, प्रकाश ने परावर्तन हो गया, प्रकाश का अवशोषण कर लिया और क्या हो गया है, अपवर्तन हो गया, समझ गए। इस प्रकार से इसके नीचे कोई किसी प्रकार का प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हर वस्तु छाया का निर्माण करती है। मेरी भी क्या बनेगी, छाया बनेगी, समझ में आ रहा है। और आगे देखो, छाया का निर्माण समझ में आ रहा, इसने अवशोषण किया, परावर्तन किया और अपवर्तन किया। मैं बोलूंगी परिभाषा को, ध्यान सुनना। जब किसी स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर आपतित होता है, तो वह वस्तु प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर देती है, अवशोषण कर देती है और कुछ मात्रा में उसका अपवर्तन कर देती है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के नीचे की तरफ, उस वस्तु के नीचे की ओर, मतलब उस स्रोत के विपरीत दिशा में, इधर, ठीक है, विपरीत दिशा की ओर प्रकाश की अनुपस्थिति होने के कारण, प्रकाश की अनुपस्थिति होने के कारण वहां पर उस वस्तु की छाया का निर्माण
हो जाता है। समझ गए ना? और कोई दिक्कत? अब आगे देखो, ये वस्तु शायद दिमाग। अब एक बात को ध्यान से देखो कि होता क्या है कि जब हमारे चारों ओर प्रकाश होता है तो हम एक बात को देखते हैं, वो कौन सी, कि कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है कि जो प्रकाश की किरणों का ज्यादा अवशोषण करती है, कुछ वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन ज्यादा करती है। समझ में आ रहा है? ये दो से पढ़ेंगे पहले, आप बॉटम को देखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश की किरणों क्या करती है, परावर्तन करती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जो प्रकाश की किरणों क्या करती है, अवशोषण करती है। वो कैसे? ऐसे में एग्जांपल के लिए लें कि सर्दियों के दिनों में ब्लैक रंग के कोट पहनते हैं, जब कौन से रंग के होते हैं? ब्लैक, काले रंग के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काला रंग है, जो काला रंग है, वास्तव में काला वो रंग नहीं होता, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है ना? जो काला रंग के जो कोट होते हैं वो प्रकाश की किरणों का अवशोषण ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों का अवशोषण ज्यादा करते हैं। इसलिए ज्यादा प्रकाश का अवशोषण करेगा तो प्रकाश की किरण इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, ताप इकट्ठा हो जाएगा। प्रकाश कण क्या होती है? तापित होती है, गर्म होती है, ऊर्जा होती है। तो वो जो प्रकाश की किरणों को ये काला रंग अवशोषण कर लेगा तो ऐसी स्थिति, बताओ इसके अंदर ताप बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा? ये गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गर्मी हमारे शरीर को गर्मी मिलेगी सर्दियों के दिनों में, तो हमारे शरीर में गर्मी मिलेगी तो हमको सर्दी कम लगेगी। इसलिए सर्दियों के दिनों में कौन से रंग के कोट पहने जाते हैं? काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, कोट पहने जाते हैं। समझ आया? दूसरी बात, एक होता है सफेद। एक क्या होता है? सफेद। गर्मियों के दिनों में कौन से कपड़े पहनते हैं? अधिकतर व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना? अब व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो प्रकाश की किरणों का परावर्तन ज्यादा करता है। क्या ज्यादा करता है? परावर्तन। अब परावर्तन कैसे? प्रकाश किरण सफेद रंग पे आएगी और परावर्तन करके चली जाएगी। इसके अंदर प्रकाश रहेगा नहीं, इसलिए हमको ज्यादा गर्मी लगेगी नहीं। इसलिए कौन से दिनों में पहने जाते हैं सफेद कपड़े? गर्मियों के दिनों। गर्मियों के दिनों कौन से कपड़े पहनते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं। ये घटनाएं क्यों हो रही है? ये घटनाएं प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हो रही है। समझ में? गर्मियों के दिनों में काले रंग, क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे कि गर्मियों के दिनों में काले रंग के कोट क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो काला रंग के जो कोट होते हैं, कपड़े होते हैं, वो प्रकाश की किरणों का अवशोषण अधिक करते हैं। इसलिए उस काले रंग के कपड़ों में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और हमको सर्दी नहीं लगती है, ठीक है ना? इसलिए सर्दियों के दिनों कौन से कपड़े पहने जाते हैं? काले। सफेद रंग के कपड़े गर्मियों के दिनों में क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो प्रकाश की किरणों का परावर्तन ज्यादा करता है। सफेद रंग के ऊपर प्रकाश किरण आएगी और परावर्तन करके चली जाएगी, तो इसके ऊपर कुछ ऊर्जा आएगी, इसके ऊपर कोई ऊर्जा नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर कोई ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी, कोई हीट नहीं बनेगी, ऊष्मा नहीं बनेगी, और हमको कोई किसी प्रकार की गर्मी नहीं लगेगी। कम लगेगी, गर्मी तो लगेगी लेकिन थोड़ी कम लगेगी, ठीक है ना? आया समझ? चलो